नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और लास्ट सेशन में 22nd जीएसटी मीटिंग कर रहे थे आपके साथ, और यहां पर इस पैराग्राफ में है, ये वही बातें कर रहा है जो हमने पहले किया था कि गवर्नमेंट किसी अथॉरिटी या एंटिटी को ग्रांट देती है और वो अथॉरिटी और एंटिटी इन टर्न गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ग्रांट को हम लोग क्या मानेंगे, बताइए। तो गवर्नमेंट अगर किसी एंटिटी को ग्रांट देती है तो इसको कंसिडरेशन मान सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं सर, नमस्ते। नहीं, क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये कंसिडरेशन नहीं है, और दूसरा चीज वैल्यू ऑफ सप्लाई में शामिल नहीं है। सेक्शन नहीं, 15 के अकॉर्डिंग नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंसिडरेशन के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एनी सब्सिडी गिवन बाय या प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो एग्जेम्पशन मतलब उसके लिवाई के बाहर ही आ गया। ठीक बात है। अब जब पढ़ते हैं, he stated that another issue covered in this agenda item related to GST on government grants and informed that law committee had recommended that grants given by the central government, state government or local authority to a government entity which is set up by an act of parliament or state legislature or established by any government with a 90% or more participation by way of इक्विटी और कंट्रोल डायरेक्टर के थ्रू हो सकता है, मे बी एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी लॉ। He informed that as per the proposal received from the government of Gujarat, the state government had set up various boards of the corporation society institutes to implement various schemes of the government and to carry out functions on its behalf, such as Gujarat Medical Services Corporation Limited, Gujarat Rural Industries Market Corporation, Gujarat Municipal Finance Board, etc. Government provided budgetary grants to these entities, which in turn carried out allotted functions using these grants, and could be argued that the transfer was not solely a transfer of money, as government was expecting the entity to perform certain activities on its behalf, quid pro quo. Particularly keeping in view the fact that the business was defined in a very broad terms in section 2 subsection 17 of the C or S, he stated that the recommendations of the law committee could be accepted with certain modification as highlighted in bold letter below. मुझे एक बात बताइए कि गवर्नमेंट मान लीजिए किसी को पैसा दे रहा है, उसको कंसिडर सब्सिडी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये कैसे पता लगेगा? क्या फैक्ट चेक करके पता लगेगा? एक तो ये है, सब हो सकता है सर, जैसे आजकल जो हेल्थ कार्ड गरीबों के लिए जो बन रहे हैं, और वो किसी हॉस्पिटल में के इलाज करवा रहे हैं, और वो कोई कार्ड अपना मतलब कोई पैसा वहां नहीं दे रहे, सिर्फ वो अपने कार्ड को वहां पर जमा कर रहे हैं। एक तो सर ये आधार पर अकाउंट्स में हम उसका एक मिनट कमलेश जी, राजेश जी को पूरा कर दो। तो वो पेमेंट उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट आता है, किसके? उस हॉस्पिटल के। अच्छा, मतलब यूं कहें कि हॉस्पिटल वाला किसी पेशेंट का इलाज करता है कार्ड दिखला के। हाँ, वो कार्ड पे मतलब उनसे पेशेंट से कोई चार्ज नहीं लेता, और गवर्नमेंट उसको रीइंबर्स कर रही है। ठीक है, कमलेश जी क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल तो केवल इसीलिए खुले ही है। ठीक है, ईएसआई सर, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलेगा कि हम उसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, और दूसरा जब हम गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देंगे तो उसमें पता चलेगा ना कि ये नेचर क्या है इसका। ग्रांट ऑफ सब्सिडी के लिए अप्लाई करिए। और बोलो सर, ये हाँ सर, बख्शेट्टी जी बोलिए। हाँ, ये सोलर सिस्टम रहता है ना सर। हाँ, उसमें उनके डेफिनेशन में भी लिखा रहता है, मतलब उनका जो स्कीम रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ये सब्सिडी करके रहेगा करके। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जो चीजें आप बता रहे हैं ना बख्शेट्टी जी, हाँ सर, तो इसको परचेज करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। जी 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 जी। उसी तरह ट्यूबवेल है और है किसानों का, तो पहले अप्रूव लेना पड़ता है, और जब अप्रूवल आ जाता है तब वो माल सेल करते हैं। करेक्ट। लेकिन हेल्थ वाले में तो पहले ही कार्ड उनके बने हुए हैं, डायरेक्टली है, बराबर है। वो देखते हुए कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है।
जी 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 तो यहाँ पे अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। बराबर बराबर। तो ये फ्री में इलाज कर रहे हैं? जी जी, फ्री फ्री में में इलाज रहता कर है, रहे हाँ हैं। जी। सब्सिडी उसमें भी वैसा रहता है 16 कोई में कोई कि कोई चार्ज 40% पेशेंट सब्सिडी से नहीं मिलेगा, लेते, वो ऐसा रहता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट चार्ज देती है। अच्छा, अब इसको एक बार समझते हैं जीएसटी के एंगल से। ये हॉस्पिटल मान लीजिए कोई प्राइवेट एंटिटी है, ठीक बात है। यस यस। हॉस्पिटल इस यहां पर तो खैर ये सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सर्विसेज ही एग्जाम्प्ट है, तो इस फिर भी मान लीजिए अगर टैक्सेबल होता है, कोई और एग्जांपल लीजिए जहां पर नहीं टैक्सेबिलिटी सर, आई हो। इसमें ये मेडिसिन भी तो देते हैं, मेडिसिन तो एक प्रकार टैक्सेबल से है। अगर आप देखिए तो वो टैक्सेबल है। जी अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेडिसिन का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने मेडिसिन के शॉप्स भी खोली हुई है ना। हाँ, वो तो जन सेवा केंद्र है, वो तो सब्सिडी वाली नहीं है, वो लो रेट है। अच्छा, जेनरिक मेडिसिन के कारण। हाँ, जेनरिक मेडिसिन के साथ। ओके ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, एक कोई एंटिटी है, मतलब प्राइवेट एंटिटी है, ये एक वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है फ्री, और ये इसको गवर्नमेंट इसको पैसा दे रहा है, ठीक है, मनी। तो सबसे पहले बताइए लेवाई का सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है एंटिटी और ए में। फ्री में जा रहा है तो कंसिडरेशन नहीं है, तो लेवाई नहीं है, नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग? कह सकते हैं, नहीं, लेकिन किसी न नहीं किसी और के रूप में तो पेमेंट आ ही रहा है आ उसका। ही रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ कंसिडरेशन में लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। तो ऑब्वियसली लेवाई का डेफिनेशन में तो आ रहा है, लेवाई के कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है इस डिस्कशन तक। अब ये जो गवर्नमेंट ये जो पैसा दे रहा है, अगर इसको हम सब्सिडी मान ले तो ये लेवाई के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। हाँ, किस ग्राउंड पे इसको सब्सिडी मानेंगे, यही मेरा सवाल था। कमलेश जी आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो। नहीं सर, अभी कुछ नहीं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कुछ बोल रहे थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब्सिडी भी दो तरह का होता है सर, कैपिटल और रेवेन्यू। खैर वो तो डिफ्रेंशिएशन है नहीं जीएसटी में, नहीं, अच्छा। वर्ड सिर्फ हम सब्सिडी बुक्स लिखा में हुआ है। कैसे ट्रीटमेंट करते हैं सब्सिडी का, उससे पता चलेगा ना सर। तो बुक्स में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बुक्स तो एंटिटी कुछ भी कर सकती है। नहीं, सब्सिडी बुक्स जिसको को मिलेगा बुक्स सर, वो तो क्वेश्चन कर गवर्नमेंट देगा। उसको वॉच करेगी, नहीं, ऑडिट होगा उसका। ओहो, डिपार्टमेंट ही बुक्स को क्वेश्चन कर दे ऑडिट ऑडिट होने के बावजूद, तब क्या करेंगे आप? ये जो पैसा है वो सब्सिडी के रूप में है या नहीं है, ये कैसे, मतलब क्या क्राइटेरिया है whether it is a subsidy or not? अब सर जैसे फिर तो यहाँ, एएस में हाँ, जाना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीआई का है, फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ये सब्सिडी है या नहीं। अच्छा क्या है, कुछ क्या कहता, कुछ याद है उसमें? उतना डीपली तो नहीं पता। उसमें, हाँ, उसमें उसमें खाली डायरेक्टली ये दे दिया, नहीं गाइडलाइन वो दिया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, वो रेवेन्यू दिया है, ट्रांसफर वो दिया है। कैपिटल जी अकाउंट, कैपिटल जी सब्सिडी का क्या करना है वो दिया जी है। जी। ओके, सर थोड़ा मुझे गूगल में सर्च करेंगे, गूगल में। एक मिनट रुकिए। हाँ सर, मैं वही देख रहा था। अच्छा आप देखिए, ये जो ग्रांट है, ये तो यहां पर इसको देख के तो लग रहा है इस ग्रांट को कंसिडरेशन मान लिया गया मान लिया जाए, हाँ। है ना। हम्म, लेकिन यहां पर एक फ्री का एलिमेंट आ रहा है, और जिसके कारण ये पैसा दिया जा रहा है। ग्रांट में भी ऐसा ही हो सकता है कि मैं आपको ग्रांट दे रहा हूं, इसको आप फ्री में इलाज कीजिए या फ्री में मेडिसिन दीजिए। एक मिनट, अब देखिए क्या है, अब मैं सब अब क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी। गवर्नमेंट अपने ही एंटिटी को पैसा देती है, मान लीजिए 10 करोड़, और कहती है कि हॉस्पिटल बना के दो। ये हॉस्पिटल जो बना रहा है वो किसके लिए बना रहा है? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए बना रहा है। यहां पर ये गवर्नमेंट जब इसको पैसा दे रही है तो इलाज किसका करवा रहा है? वो एनडीटी पे। अपने एम्प्लॉयज का नहीं करवा रहा है, किसी भी प्राइवेट सिटीजन का करवा रहा है। हेलो, तो क्या हम लोग सब्सिडी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट No, sir. सब्सिडी देती है बिकॉज टू द फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक,
यहाँ पर इसको हम सब्सिडी नहीं मान रहे बिकॉज कि ये जो भी बन रहा है इट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट। यस, क्या कहते हैं आप लोग? डिफरेंस है। यस। डिफरेंस है ना? तो मुझे लगता है ये है। बख्शेटी जी क्या मिला आपको गूगल में दिया है सर, गूगल में थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं भेजता हूँ थोड़ा। भेजिए, मत पढ़ दीजिए बस फटाफट, क्योंकि हम लोग कंक्लूड करना चाह रहे हैं। सर जो सब्सिडी होती है वो दो ही बेस पे हो सकती है, या तो वो पहले से वो बता दें कि ये हमारी सब्सिडी रहेगी और उसके अप्रूवल लेना पड़ेगा। देखिए सब्सिडी वो पहले और बाद की तो बात वो तो रहेगा, दैट इज अ पॉलिसी नहीं प्रोसीजर है। नहीं, जैसे जैसे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हम ले रहे हैं तो सारे किसानों को नहीं मिलता सब्सिडी में वो। अच्छा। जब तक वो अप्रूवल गवर्नमेंट से नहीं ले ले कि मुझे ट्यूबवेल की जरूरत है हाँ और मैं वीकर सेक्शन में आता हूँ या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, इस पे मुझे सब्सिडी दीजिए। हाँ, मतलब कहानी कुल मिला के यही निकली ना कि अगर थर्ड पार्टी गवर्नमेंट अगर थर्ड पार्टी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए पैसा दे रही है, दैट कैन ओनली बी ट्रीटेड एज सब्सिडी। हाँ, राइट राइट राइट, करेक्ट ना? हाँ, बाकी तो अप्रूवल ऊपर लेता है। मेडिकल में भी तो यही होता है सर। ठीक ठीक, डन डन हो गया। हाँ। तो नीचे डेफिनेशन में क्या लिखा है? कोई बोल्ड किए करके रखा है नीचे? कहाँ? नहीं वो तो गवर्नमेंट एंटिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। जो अगर लोन अगर टाइमली रीपेमेंट कर देता है, हाँ लोन अगर टाइमली रीपेमेंट हो जाता तो इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो वो थर्ड पार्टी तो नहीं हुआ, वो तो बैंक का कस्टमर ही है। नहीं तो ओहो, थर्ड पार्टी कैसे नहीं हुआ? गवर्नमेंट के लिए तो थर्ड पार्टी है वो। भाई बैंक जो है गवर्नमेंट का थोड़ी है। सर मैं पढ़ू थोड़ा सा। कमलेश जी देखिए, गवर्नमेंट, बैंक और किसान यानी कि फार्मर्स, इसका सब्सिडी अगर इसका इंटरेस्ट अगर माफ कर रही है बैंक, तो गवर्नमेंट बैंक को पैसा दे रही है ना, तो थर्ड पार्टी तो है ही। अच्छा, यस यस यस। हाँ पढ़ू मैं थोड़ा। हाँ हाँ। सब्सिडी इज अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अ एंटिटी इट लीड्स to fall in the price of the subsidized products। ऐसा बोल रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्सिडी इज टू बूस्टर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन प्लान। ठीक है, वही हमने कंक्लूड तो वही किया ना। हाँ, जनरल पब्लिक के लिए मैंने उस शब्द यही यूज किया था, फॉर द जनरल पब्लिक। जी सर, जी सर, जी। ठीक है, वो सब्सिडी जो गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट कराती है, फंक्शंस कराती है, करती है गवर्नमेंट का बिहाफ पे, उसी पे एग्जाम किया है, बाकी सब में एग्जाम नहीं है। हाँ, और खैर ये तो सीरियल नंबर 4 और 5 हम लोग पढ़ ही चुके थे। आज के डेट में ये टैक्सेबल हो गया है, एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया गया है ना? गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटीज वाली सब टैक्सेबल कर दिए इन्होंने। चलिए, यहाँ पे एक एंगल और बनता है सर। हाँ, अगर मेरा एक हॉस्पिटल है और मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, हाँ, और मैं केवल सब्सिडी वाला ही वर्क करता हूँ, यानी गरीबों का इलाज करता हूँ जिसका टोटल कंसिडरेशन मेरे अकाउंट में आता है, ठीक है, और किसी का कोई इलाज नहीं करता हूँ, हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो तो टर्नओवर का पार्ट भी नहीं बनेगा, क्योंकि सब्सिडी के रूप में आ रहा है पैसा। अच्छा, ठीक है, तो उसे 9 उसे भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। करेक्ट, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ले भी लिया तो भी नहीं भरना है, 0 जाएगा उसका। रजिस्ट्रेशन ले लिया तो सब काम करना है, ये भूल जाइए नहीं करना। रजिस्ट्रेशन ले लिया तो करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो गवर्नमेंट एंटिटी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, अच्छा ये देखिए, ये ना ठीक से नहीं लिखा हुआ, अब ठीक से लिखा हुआ है। ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू ए गवर्नमेंट एंटिटी में बी एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी, जिसका सीरियल नंबर 4 और 5 किया था, और गवर्नमेंट एंटिटी में भी डिफाइंड एज एन अथॉरिटी, और ये डेफिनेशन डाला हुआ है। चलिए आइए, ये अपने वॉल्यूम 1 में है भी छपा हुआ। आपके पास कैसे आया वॉल्यूम 1? पुराने वॉल्यूम 1 में ये कहाँ लिखा हुआ है? ये गवर्नमेंट एंटिटी की डेफिनेशन है उसमें। हाँ, एंटिटी की डेफिनेशन। ओके, हाँ, मुझे लगा वो मिनट्स का एक्सट्रैक्ट है। ओके, ठीक।
Gujarat stated that the supply made by an entity that received the grant should be exempted, but purchases made by such entities should not be exempt from tax. अब देखिए कहानी क्या है। गवर्नमेंट एंटिटी ये सप्लायर है, गवर्नमेंट रिसिपिएंट हो गया और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक बात है। अब ये कुछ भी परचेज करेगा ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? कौन परचेज करेगा? गवर्नमेंट एंटिटी। तो वो टैक्सेबल है ही है। टैक्सेबल है। क्या इसको क्रेडिट मिल जाएगा? अगर वो रजिस्टर्ड है तो ले, नहीं है तो नहीं ले। क्या बात कर रहे हैं? जब ये इसका आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्प्ट है तो क्रेडिट कहां मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्रेडिट डिनाई हो गया। क्रेडिट डिनाई हो गया। अब इन्होंने क्या किया? अब एग्जाम्पशन हटाया क्यों है? क्योंकि इसको वो क्रेडिट देना चाह रहे हैं बेसिकली। तो ये जैसे ही टैक्सेबल हुआ है सारे परचेज पे क्रेडिट मिलने लगा, सबके अवेल कर लेगा। अब देखिए, he gave an example that if an entity was implementing Sarv Shiksha Abhiyan, the stationery, slates, etc. purchased by it for distribution free of cost should be purchased on payment of tax. But when they supplied the services under SSA, the service should be exempted from tax as they were being supplied out of the grant given by the government. तो obviously services को exempt किया गया है, इनपुट्स को नहीं। इनपुट्स को नहीं, इनपुट्स को नहीं, इनपुट्स को कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, ये 65% का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, बता सकते हैं कि 65% का रेट क्या है? ये ओल्ड गुड्स वाला मैटर है ना सर? हाँ। अब तो ये शायद अब रहा नहीं गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया है ये? अब नहीं है। 65% खत्म हो गया है? अब नहीं है। कि पुरानी गाड़ी पे 65% का रेट लगेगा? नहीं, अब ये नहीं है। अब तो जो मार्जिन स्कीम वाली जो बात है ना, उसमें तो आप जितने में खरीदे उस पे जो मार्जिन ले रहे हैं बस उसी पे आपको टैक्स देना है। अच्छा। और अगर आप लॉस में अगर बेच रहे हैं तो वो भी नहीं देना। चलो वही 65% वाला लिखा हुआ छोड़। हाँ, अब वो खत्म हो गया सर, अब नहीं है वो। बताएंगे बाकी जिग्नेश जी, मेरे यहाँ तो मेरे पास तो मार्जिन ही है, मार्जिन वाला ही है। GST will be payable only on the net quantity of superior kerosene oil retained for the manufacture of linear alkaline benzene. क्या होता है ये सुपीरियर केरोसिन ऑयल? किसी को आइडिया? नहीं सर, अब ये तो मट्टी का तेल, घास लेट जो भी कहिए, उसी में कुछ और होता हो तो मालूम नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। वो मतलब ये भले प्रोडक्ट से हम लोग वाकिफ नहीं है, लेकिन बाकी जगह भी यूज हो सकता है। मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ आपके साथ। नेट क्वांटिटी बोले तो वही मैं पढ़ूंगा तब आपको, मुझे तो भूल गया मैं। इसमें हुआ क्या है, ये देखिए क्या होता है। मान लीजिए ए ने बी को किरासन दिया, ठीक है। बी क्या करता है, इसमें से एक एन पैराफिन निकाल लेता है इस किरासन में से। फिर जो किरासन फिर बच जाता है इसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। He pointed out that the Advocate General Maharashtra had also given an opinion that the return of kerosene after extraction of N-paraffin out of the original supply of kerosene would not be legally allowable as sales returns. अब ये किरासन दिया और N-paraffin निकालिया और इसको किरासन वापस कर दिया। Recommendation of this had taken note of this objection and pointed out that if refineries were asked to pay tax on the whole quantity of SKO supplied to lab manufacturer, इस किरासन को SKO बोल रहे हैं ये, और इस B को लैब बोल रहे हैं, then refineries would have to reverse a large portion of such credit as the majority of their final products
वेयर आउटसाइड जीएसटी। तो ये जो लैब है ये बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब ये आउटसाइड जीएसटी है। अब इनको कहेंगे कि पूरे किरासन जो आपको मिला है उस पर जीएसटी देने के लिए, या जो रिटर्न कर रहा है, अच्छा इस ये जो रिटर्न कर रहा है, किरासन मिला कितना, किरासन मिला 100 लीटर, रिटर्न भी कितना कर रहा है 100 लीटर, मान के चलिए, हो सकता कम कर रहा हूं। Keeping in view this, the council approved the proposal to issue a clarification stating that in such cases, GST will be payable only on the net quantity of superior kerosene oil retained for the manufacture of linear alkaline benzene। तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए 100 लीटर मिला और जो रिटेन और वापस कर रहा है 20 लीटर, कितना रख लिया अपने पास 80 लीटर, तो 80 लीटर के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट में केरोसिन ऑयल तो है नहीं, शायद ये है, पता नहीं ये क्या बनाना चाह रहे हैं। ये नहीं केरोसिन नहीं बना, ये लीनियर अल्कलाइन बेंजीन, ये कुछ होता होगा, वी डोंट नो। नहीं, मेरे ख्याल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में केरोसिन ऑयल नहीं है शायद। नहीं केरोसिन ऑयल ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, केरोसिन ऑयल पे तो जीएसटी लगता है। लगता है ना? हाँ बिल्कुल लगता है। ठीक। वही जितना प्रोडक्ट वो अपने पास रख ले रहा है निकाल के, उसी पे वो जीएसटी ले रहे हैं, बाकी छोड़ दे रहे हैं। और ऐसे इश्यूज हम लोग के पास डिफरेंट तरह के इश्यूज आएंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। हाँ। ये क्या है? ओ अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब मान लीजिए आप किसी नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया दैट नोटिफिकेशन नॉट एज पर जीएसटी काउंसिल मिनट्स, तो चैलेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है, तो उसके बाहर नहीं जा सकते, उसके बाहर जा नहीं सकते, तो एक ने चैलेंज भी कर दिया। चैलेंज करने के बाद इन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया, बोला सर जो भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर आएगा पहले वो जीएसटी काउंसिल में जाएगा, उसको जीएसटी काउंसिल रेटिफाई करेगी, तब जाके पब्लिश होगा। अब चैलेंज हो पाएगा? जीएसटी काउंसिल में जाएगा, जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगी तो भी रेटिफाई हाँ रेटिफाई कर देगी, तो कहां से हो पाएगा तब तो सब कुछ सही कर लिए, फिर तो उन्होंने सही कर लिया, बोला जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर एक एंगल और है सर, अगर वो मीटिंग में जो एजेंडा जो तय हुआ, जो मिनट्स में जो फाइनल डिसीजन हुआ, उसके बियॉन्ड उनका कोई रेक्टिफिकेशन नहीं आना चाहिए। रेक्टिफिकेशन है ही नहीं, ये रेटिफिकेशन है, ये वर्ड है, मतलब अप्रूव करते हैं, अप्रूव बहाली बोलते हैं, तब मुश्किल हो जाएगा। गुजराती में बहाली बोलते हैं, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ बहाली, अप्रूव वर्ड है, मान लीजिए बोले तो हाँ सबने यूनिवर्सली बोलते हैं एग्रीड। सहमति, बस। It was contended in the writ petition that there was a difference in the press release issued immediately after the meeting of the council and the actual notification. The Honorable High Court observed that the wording of the notification at serial number 2 of this, ये exemption वाला notification लग रहा है, went beyond the recommendation made by the council and had directed the central government and the GNCT to issue a corrigendum. He stated that in order to avoid challenge to the legality of the notifications, circulars and orders issued by the central government shall be forwarded to the GST Council Secretariat through email for information and deemed ratification by the GST Council. वाह, मतलब ये नोटिफिकेशन ये सब रखा भी नहीं जाएगा मीटिंग में, ये डीम्ड रेटिफिकेशन हो जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल के इंटरनल जो रूल्स बनाए गए हैं प्रोसेस, उसमें लिखेंगे वो। He further informed that during the officers meeting held on this, it was suggested that circulars need not be ratified as they were not issued on the recommendations of the council. Similarly, only those orders needed to be ratified by the council which were issued on the recommendations of the council. Circular काउंसिल के रिकमेंडेशन से नहीं आता है? नहीं, कमिश्नर से आता है, कमिश्नर ऑफ द बोर्ड। अच्छा, 168 में लोग पढ़ तो रहे थे, कमिश्नर ऑफ द बोर्ड, 2 कमिश्नर है ना वहां। देखिए ये सेक्शन 168 है, पावर टू इशू इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, है ना जी।
इसका मतलब ये है कि कमिश्नर ऑफ द बोर्ड पोस्टेड इन द बोर्ड, कमिश्नर जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन द बोर्ड, ये सर्कुलर निकाल सकते हैं। तो हर एक स्टेट अपना अपना सर्कुलर निकाल सकता है और निकाल भी रहा है। महाराष्ट्र का जैसे एग्जाम्पल राजेश जी ने दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे करते हैं। तो रेटिफिकेशन तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होता है ना? नहीं, नेक्स्ट में क्या होगा, वो तो सेक्रेटरीट को भेजना है, तुरंत भेज देंगे। अभी मिनट्स मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन लिए गए, हाँ, फिर 2-3 दिन बाद आ ही जाते हैं नोटिफिकेशन। तो 2-3 दिन में वो सेक्रेटरी को कौन बनाता है नोटिफिकेशन? तो मिनट्स वहां पे नहीं, नोटिफिकेशन को पब्लिश करने से पहले वो सेक्रेटरीट भेज देते होंगे। हर स्टेट वाले। नहीं, जीएसटी काउंसिल का सेक्रेटरीट को भेजते हैं। उसके सेक्रेटरी। और देख लीजिए फिर से, मान लीजिए मीटिंग हुई, हाँ, और इसके बाद प्रेस रिलीज आ गया। नहीं, सेक्रेटरी क्या करता है, पूरा उसका मतलब नोटिंग कर लेता है, डिसीजन सारे मतलब जो लिए गए उसको नोटिंग कर लेते हैं। वो तो फिर मीटिंग उसको के समय में एक एक वर्ड नोट होता जाएगा। जी, फिर उसको उसके 4 दिन के बाद प्रेस रिलीज भी होता है और नोटिफिकेशन भी आते हैं। प्रेस रिलीज तो सेम डे होता है, सेम डे होता है। हाँ प्रेस रिलीज सेम डे हो जाता है। हाँ, इसके बाद वो 4-5 दिन का टाइम लेते हैं यस लेते हैं। हाँ, नोटिफिकेशन या सर्कुलर को रिलीज करने में। वो जो सेक्रेटरी है। इस केस में क्या हुआ था, अभी के केस में नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुआ, सर्कुलर बाद में रिलीज हुआ, ठीक है। और रेट नोटिफिकेशन और बाद में हुआ। तो जनरल नोटिफिकेशन आया, फिर सर्कुलर आया, फिर रेट नोटिफिकेशन आया। अब जब ये जनरल नोटिफिकेशन, अब ये क्या करते होंगे, ये जीएसटी काउंसिल ही शायद नोटिफिकेशन बनाई, इसके बाद ये लॉ मिनिस्ट्री में भेजते होंगे लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, फिर लॉ मिनिस्ट्री इनको वापस कर देता होगा, फिर ये बनाते होंगे, फिर ये जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरीट को भेज देता होगा, और ये सेक्रेटरीट उसको रेटिफाई कर देता होगा। उनका अपना प्रोसेस होगा रेटिफाई करने का, और उसके बाद ये पब्लिश कर देते होंगे। और पब्लिश सबसे पहले ई गैजेट में होता है। एक वेबसाइट है, आप गूगल कीजिएगा, ई गैजेट में होगा। ई गैजेट में आप देखिएगा, एक नोटिफिकेशन जो अभी आया था वो सीबीआईसी के वेबसाइट में आपको नजर ही नहीं आया था, वो एक दिन बाद नजर आया था, लेकिन वो पहले ई गैजेट में पब्लिश हो चुका था। तो पहले ई गैजेट में जाएगा, उसके बाद ई गैजेट से सीबीआईसी में जाएगा। ये इसमें डिफरेंस, टाइम डिफरेंस एक दिन का या नहीं भी हो सकता है। मतलब मीटिंग्स में जो सेक्रेटरी होते हैं वो ड्राफ्ट करके लॉ मिनिस्ट्री को भेज देते हैं, ऐसा? हाँ, हर चीज लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा, और फिर वो लॉ मिनिस्ट्री और ई गैजेट में पब्लिश करते हैं। हाँ, फिर ई गैजेट में, मतलब पहले फिर काउंसिल में जाएगा, जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरीट को, उसके बाद वो पब्लिश होगा ई गैजेट में। 22 we completed. Three. कब हुआ ये मीटिंग? 10 नवंबर 2017। अब 10 नवंबर 2017 आपको याद होगा, एडवांस उन्होंने हटा दिया था, है ना? 5,000 वाला भी हटा दिया। 5,000 वाला पहले ही हटा दिया था, अक्टूबर वाले मीटिंग में। कितने पेज का है? 23 पेज का। अब ये सब डिस्कस कर रहे हैं, कितना टैक्स आया, कितना नहीं आया। बहुत मीटिंग कर ली है इन्होंने। 47। हाँ, ये मुझे कोट अच्छा लगा, इसीलिए ये लोग किया हुआ है। The Honorable Minister from Haryana quoted Donald Rumsfeld to say that there are known unknown, there are known knowns, मतलब ये वो चीज जो सब कोई जानता है। There are known unknowns, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो हम नहीं जानते, और है भी और हम जानते भी नहीं है। पता नहीं, बड़ा अच्छा लगा। अपॉइंटमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। अच्छा, यूआईएन का कॉन्सेप्ट बता दीजिए मुझे। जो एम्बेसी है, काउंसलेट है, ये जब परचेजेस करते हैं तो जीएसटी लगेगा? अच्छा, लगेगा। लगेगा। तो जो भी परचेज करेंगे यूआईएन नंबर देंगे, जीएसटी लग जाएगा। और ये जो सप्लायर है वो अपने वन में फाइल करेगा ये यूआईएन नंबर, और इसके कौन से फॉर्म कोई होगा, स्पेशल फॉर्म, जहां पर ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आता है वैसे 2A में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। 10 या 11 है इनका शायद। हाँ, और फिर ये रिफंड के लिए अप्लाई कर देंगे। ठीक बात है। हम्म। अब ये लोग ने कहा कि सर हमारे जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट लोग हैं ये किसी, और हम लोग मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन दिल्ली में दे दिया है और ये ट्रेवल करके महाराष्ट्र चला गया, महाराष्ट्र के किसी होटल में रहे, और इस होटल वाला कौन सा लगाएगा, C+S, और इसका तो रिफंड मिलेगा नहीं हमें, और हमारा मेजर खर्चा ट्रैवलिंग का है। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक सेंट्रलाइज यूआईएन करेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से के रिकमेंडेशन से होगा। तो देखिए, introducing this agenda item, secretary stated that proposal was aimed at providing minimal compliance and easy refund to foreign diplomatic missions and UN organizations having a unique identity number. He explained that refund of taxes would not be available to foreign diplomatic missions or UN organizations in a state where it was not registered, but it had paid C&S, such as for staying in a hotel. He stated that many diplomats, embassy officers travel extensively throughout the country for many projects, and their organization would not be registered in every state to which they travel. In view of this, these organizations have requested to suitably amend GST Act and rules to allow refund of this paid in a particular state where the diplomatic mission was not registered. He further explained that many suppliers to foreign diplomatic missions or UN organizations were declining to supply goods and services to them on the understanding that UIN was not a valid GST and therefore could not be recorded in their invoices. He informed that due to such non-compliance of recording of UIN, foreign diplomatic missions UN organization would become ineligible for refund as the supplier might not declare such transaction in his form GSTR1. तो ये तो खैर एजुकेशन का मामला है। फिर इन्होंने एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सिस्टम लेके आए। अब ये कह रहे हैं रिफंड ऑफ CES में बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रिफंड अमाउंट में बी सेटल थ्रू ए सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इनका इंटरनल कुछ कर रहे होंगे, ये देखिए इन कोऑर्डिनेशन विद एममेकर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये वही वाला है इंटरस्टेट सप्लाई कंपोजिशन वाला, कर सकता है नहीं कर सकता, ये हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। मैं एक बार पढ़ लेता हूं। तो कंपोजिशन वाला इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करेगा। He stated that IGST portion from the composition supplier could be totally lost to the consuming states and compensation was not a sufficient assurance. He stated that the buyer in the composition scheme could hide the purchases from the, बहुत सारी चीजें बात की गई है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में कंपोजिशन को इंटरस्टेट सप्लाई करने दिया जा सकता है जब ये कंपनसेशन सेस का मामला खत्म हो जाए कुछ, और कितना रेवेन्यू लूज कर रहा है अगर इंटरस्टेट सप्लाई करने से, तो वो अगर सॉल्व हो जाए तो शायद हो जाए।
ये लाइन पढ़ी लेके ये लोग कर दिया हमने। He mentioned that in taxation it is said that if you exempt somebody then you actually tax him. क्यों कह रहा है ऐसा ये? अगर किसी का आउटवर्ड सप्लाई आप एग्जाम कर देते तो बेसिकली आप उसको टैक्स कर रहे हैं। अरे बता दीजिए क्यों कहते हैं ऐसा? बट इनपुट तो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसको रिवर्स नहीं करना है, उसको मतलब क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, क्रेडिट नहीं मिलना, उसका कॉस्ट बन गया तो वो तो टैक्सेशन ही है। बट इफ यू टैक्स हिम देन यू एक्चुअली एग्जेम्प्ट हिम, इसका मतलब उसको क्रेडिट मिल जाएगा। yes. तो आप समझ लीजिए पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में अगर किसी कोई आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट हो रही है तो वो नुकसान ही कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा है। इसी लाइन को पढ़ के हाँ आपको नोटिस जो दिया था, कहा कि एग्जाम पे भी टैक्स जमा कर दो ऑडिट वाले ने। अच्छा हो गया, और बताया ना एकदम फटाफट हो जाएगा। अब 2018 आते आते मीटिंग में कुछ खास पढ़ने लायक रहेगा नहीं। 23 हो गया, 24, 16 दिसंबर 2017 को। The Honorable Minister from West Bengal strongly supported the proposal. He stated that since GSTR2 stood suspended, no matching of inward and outward supply was possible, and therefore it was a very good proposal to permit refund without matching. मैंने इसलिए भी ले लिया कि लाइन भी हम लोग कहीं कहीं नोटिस में कोट कर सकते हैं कि refund was allowed without matching. Why not ITC? The Honorable Minister from Tamil Nadu had circulated a written speech in which it was mentioned that Section 148 had no notwithstanding clause. और ये 148 है क्या? ये स्पेशल प्रोसेस है, मैं दिखाता हूं आपको। ट्रांजिशनल क्रेडिट वाले से पूरा लेके है वो। नहीं वो नहीं, स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। इसमें इन्होंने जो आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड से रिलेटेड इन्होंने कुछ स्पेशल प्रोसेस निकाला, और एक स्पेशल प्रोसेस निकाला इसके जहां पर फॉरेन कंपनीज को कहा कि आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। वो सारा सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग ही आया है। तो देखिए, द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल and subject to such conditions and safeguards as may be prescribed, notify certain classes of registered persons and the special procedure to be followed by such persons, including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such process. तो certain classes of registered person जो कंपनी आईबीसी में चली गई, एनसीएलटी में चली गई, उनके लिए एक स्पेशल प्रोसेस बना दिया गया, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को कहा कि आप सारा काम कीजिए, पेमेंट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह सब। और वैसे ही एनुअल रिटर्न, फॉरेन कंपनीज को कहा कि आप एनुअल रिटर्न मत भरिए। तो वो किसी खास क्लासेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ अलग तरीका बता रहे हैं जीएसटी में लॉ फॉलो करने के लिए। ठीक बात है। अब यहां पर भी ये लिख रहे हैं कि ये जो सेक्शन 148 है उसमें नॉन ऑब्स्टिनेट नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इसमें नॉटविथस्टैंडिंग क्लॉज नहीं है और स्पेशल प्रोसेस बना दिया गया है तो कौन सा प्रिवेल करेगा? नॉटविथस्टैंडिंग होता तो 148 ओवरराइड करता सारे को। वो नॉटविथस्टैंडिंग तो है ही नहीं। हाँ, कौन सा प्रिवेल करेगा? ये करेगा 148। यही इंटरप्रिटेशन इश्यू है। तमिलनाडु, in which it was mentioned that section 148 had no non-obstante clause, and hence it needed to be examined whether the special process prescribed under section 148 would override the substantive provisions of section 54 subsection 6,
which required that any claim for refund on account of zero rated supply of goods or services or both made by the registered person be refunded on a provisional basis to the extent of 90% so claim excluding this. बस यही मतलब 148 ही समझाना था। खत्म हो गया ये मीटिंग में। हाँ और हम लोग का नॉलेज भी अनाउंसमेंट होता है। हाँ सर, साथ में रहने का यही फायदा है। हाँ सब लोगों का वही तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं। अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते, बाय।